नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मैं राम गोस्वामी आपके सामने जीएस लेके आया हूं। हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में जो अभी तक डल चुके हैं उसमें हम सीक्वेंस वाइज क्या कर रहे हैं, जीएस का अध्ययन कर रहे हैं। वो जीएस जनरल स्टडीज के तहत हम पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को बेहद आसान भाषा में सीक्वेंस वाइज तरीके से आप लोगों के सामने लाएंगे। हमारा ये प्रयास आप लोगों को विभिन्न एग्जामों में हेल्पफुल तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप जो डिग्री कोर्स करते हैं, एमए, बीए या किसी स्टेट की मेंस का एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपको सहायता मिलने वाली है। चलिए, तो बिना समय गवाए आज हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा संविधान के विदेशी स्रोत और सब्जेक्ट हमारा रहेगा इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो इसकी पिछली पृष्ठभूमि में ना जाते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट्स बात करें कि भारतीयों के सामने अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम आपको संविधान बना के दे देंगे, और इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे नेहरू रिपोर्ट आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो उन पे चर्चा ना करती हो क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट पॉइंट्स पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, यदि किसी भी एग्जाम में जीएस आ रहा है, ठीक, आज के टॉपिक के तहत हम देख रहे हैं, यदि किसी भी एग्जाम में जीएस आ रहा है तो इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न आने की 200% संभावना रहेगी। ये आप ध्यान रखिएगा। प्रीवियस पेपर भी अगर आप देख रहे हैं तो प्रीवियस पेपर में भी आप देखेंगे कि विदेशी स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। अभी हाल ही में एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एसएससी, रेलवे के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब हम संविधान के विदेशी स्रोत की बात करते हैं। ठीक है, तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो भारतीयों द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। और उन देशों के संविधान में ऐसे प्रावधान जो भारतीय परिस्थिति के अनुकूल थे उनको क्या किया है, कॉन्सेप्ट के तहत लाया है और हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया है। बहुत सारे आलोचकों का ये कहना है कि भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधान की नकल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीयों द्वारा अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करके हम केवल वहां से कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जैसे हमने अमेरिका का अध्ययन किया, अमेरिका के संविधान का अगर अध्ययन किया तो हमने देखा कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था की है, तो वही कॉन्सेप्ट भारतीयों द्वारा भारतीय संविधान में ऐड कर दिया गया। अब भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, अभी 6 है, और 6 में भी जैसे अस्पृश्यता का अंत, सामाजिक असमानता, इस टाइप के मूल अधिकार हैं। अब ये मूल अधिकार अमेरिका में नहीं होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम कॉन्सेप्ट या आइडिया लेके आए हैं, क्योंकि हम उस समय लोकतांत्रिक देश की लिए एक संविधान बनाने का काम कर रहे थे। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किसी भी मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें होती हैं। कुछ इसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ इसकी आलोचना करते हैं, जो आने वाले टॉपिक्स में आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में आपको 2 चीजें याद रखना है। सबसे पहले कि लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। ठीक, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीयों द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। और एक चीज और याद रखना है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा भारत शासन अधिनियम 1935। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि हम 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने गए तो 60 देशों के संविधान में जो जो प्रावधान है वो लेके आए। हम कैसे प्रावधान लेके आए, जो भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग थे, अनुकूल थे, वैसे हम प्रावधान वहां से देख के आए और अपने यहाँ पे संविधान का निर्माण करते समय उनका समावेश किया गया। ठीक है, तो अब इस दिशा में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है। अमेरिका से, ठीक, बहुत सारी कंट्रीज हैं और हो सकता है कि एक ही वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर ना हो,
तो आप बिल्कुल टेंशन न लें। हम लोग का उद्देश्य ये है कि हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है वो मैक्सिमम 25-28 मिनट का हो। लेकिन यदि ये टॉपिक है, इसमें पूरे कंट्रीज के प्रावधान पढ़ना है कि भारतीय संविधान में कहाँ से क्या लिया है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से ऐसा एग्जाम जिसका पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो, उसमें क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अमेरिका से हमने क्या लिखा है। ठीक, आप चाहें तो हमारे साथ साथ नोट करते भी जाएं, और यदि आप चाहें तो आज इस वीडियो से अब हम लोग YouTube के साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसकी भी लिंक डाल देंगे, तो ये सारे नोट्स आपको वहां भी PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक, तो अब अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो अमेरिका से हमने सबसे पहले अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स लिया है या मूल अधिकार लिया है। ठीक है, अमेरिका में पहला प्रावधान हमने क्या लिया, मूल अधिकार। अब ये क्या होता है, ये आने वाले वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। हालांकि अभी ये वर्ड जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया नहीं है, कभी ना कभी आपने मूल अधिकारों को पढ़ा है और एग्जाम के तहत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन विश्वास रखिए, हमारा जब क्रम वीडियो का मूल अधिकार तक पहुंचेगा और हम जो जानकारी देंगे वो बहुत ब्रॉड लेवल की रहेगी और उस पर कोई भी चीज मूल अधिकार से रिलेटेड नहीं छूटेगा। दूसरा हमने क्या लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। फिर हमने अमेरिका से क्या लिया है, राष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद लिया है। अगेन हमने क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद। अगेन हमने क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया है। ठीक है, फिर हमने और क्या लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिया है हमने। फिर हमने अगेन यहां से क्या लिया है, हमने अगेन यहां से लिया है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की क्या लिया है हमने यहाँ पे, सर्वोच्चता की भारत में सबसे ऊपर। अभी इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। संविधान की सर्वोच्चता लिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया है। अगेन हमने इसमें और क्या लिया है, अगेन हमने इस पे लिया है न्यायिक पुनरावलोकन के साथ साथ अब हमने क्या लिया है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को पदों से या पद से हटाना, एक चीज हमने ये भी ली है। फिर हमने यहाँ पे और क्या लिया है, तो हमने लिया है उद्देशिका का विचार। उद्देशिका का विचार भी हमने कहाँ से लिया है, उद्देशिका का विचार हमने कहाँ से लिया है, उद्देशिका का विचार हमने लिया है अमेरिका से। अगर आप चाहें तो ये नोट करते चलें या आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट भी लेते चलें, नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें। फिर हमने क्या लिया है, एक लास्ट जो है संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। तो लगभग यदि हम प्रावधान काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रमुख रूप से ये 9 प्रावधान है जो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। थोड़ी थोड़ी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स, जो नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए माहौल उपलब्ध कराते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जैसे आप क्रिकेट में रिव्यू देखते हैं वैसे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय, कार्यपालिका के आदेश और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है। और समीक्षा करने के दौरान
यदि न्यायपालिका को ये लगता है कि एक संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बने तो उनको क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। हालांकि इन सब मुद्दों को, इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर राष्ट्रपति का पद, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये हमने किस देश के संविधान से इंस्पायर होकर देखा है, अमेरिका से। ठीक, हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैंने कहा ना कि अगर जैसे हम कॉपी करते, जैसे आलोचक बोलते हैं कि संविधान, भारत का संविधान जो है अन्य देशों की नकल है, यदि हम कॉपी करते तो भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रपति के पास भी उतनी ही शक्तियां होती जितनी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अमेरिका में वास्तविक और औपचारिक शक्ति एक ही व्यक्ति के पास है, वो राष्ट्रपति। जबकि भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं कि इनके पास केवल नाम मात्र की शक्ति है। फिर उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने कहां से इंस्पायर होकर लिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति से। फिर यहाँ पे बात करें संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, मूल अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। फिर इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो ब्रिटेन में सर्वोच्च पे कौन है, संसद, और भारत में सर्वोच्च पे कौन है, संविधान। इसका मतलब ये है कि भारत का कोई भी प्रमुख पदाधिकारी या कोई भी प्रमुख संस्थान वही कार्य करेगी जो संविधान में लिख दिए गए हैं। मतलब भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर क्या है, संविधान। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। इसका वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग या इंग्लिश में इम्पीचमेंट वर्ड राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे। महाभियोग एक अलग चैप्टर है, इसको भी हम अलग से समझेंगे। अभी शॉर्ट में आप जान लें कि महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है। प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 लोगों का समर्थन और इस प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। दूसरे सदन में जब महाभियोग का प्रस्ताव जाता है तो उस टाइम राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। तो पद से हटाना महाभियोग का शाब्दिक अर्थ है, या महाभियोग का यदि हम अर्थ देखें तो क्या होता है, पद से हटाना। फिर इसके बाद उद्देशिका का विचार। जैसे भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले कोई भी व्यक्ति भारत की प्रस्तावना पढ़ेगा तो भारतीयों द्वारा ये देखा गया कि अमेरिका के संविधान में भी सबसे पहले उद्देशिका, प्रियम्बल या प्रस्तावना लगी है। तो ये थॉट्स हमने कहाँ से लिया कि भारत का संविधान के स्टार्टिंग में भी हम उद्देशिका रखेंगे, ये हमने लिया है अमेरिका से। ठीक, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाना। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। बस आधार याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का केवल 2 ही आधार हैं, एक साबित कदाचार या प्रूव्ड मिसबिहेव और दूसरा असमर्थता या इनकैपेबिलिटी। इन 2 आधारों पे इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो भी संसद के सदन में लाया जाता है और अलग प्रक्रिया से उसको पारित किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन। ठीक, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में है, जिसमें ये बताया गया है 368 के तहत अभी मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल 368 के तहत ये बताया गया है कि भारत में संविधान केवल 2 तरीके से संशोधित हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि संविधान संशोधन तो 3 तरीके से होता है, पर याद रखिएगा हम अभी अनुच्छेद 368 के तहत बात कर रहे हैं और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल 2 तरीके से है। एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा तरीका क्या है, संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, राज्यों में जो विधानमंडल है उनका अनुमोदन। तो ये क्या लिखा है हमने, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन, मतलब अप्रूवल इनसे भी लेना पड़ेगा और पार्लियामेंट से तो पारित कराना ही कराना है, फिर उसके बाद इससे अनुमोदन लेना पड़ेगा। आप लोगों को अगर ध्यान हो कि जब जीएसटी बिल आया था तो जीएसटी बिल में इस तरीके का संशोधन हुआ था। ठीक, जिसमें पहला अनुमोदन देने वाला राज्य कौन सा था, असम, मध्य प्रदेश कौन सा था, 7वें क्रम का। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक अच्छे से याद रखना है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में
संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, या उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है, या राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो ये अमेरिका के बारे में बातें थी, ये प्रावधान थी। आप लिख पाए हैं तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक, अदरवाइज इन सब के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम की चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि अमेरिका के बाद अब हम ब्रिटेन ले लेते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका के बाद अब हम ब्रिटेन की बात करें कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। चलिए तो कुछ आप ही बताओ कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है ये आप ही बताएं थोड़ा कुछ। देखिए, जैसे ब्रिटेन से यदि हम बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था ये हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। अच्छा, एक हिंट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि जुडिशियरी से या न्यायपालिका से रिलेटेड प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, और आप वहां पे आप भूल गए या आपको पता नहीं है, तुक्का अगर आपको लगाना है तो आप कहां लगाएंगे, अमेरिका, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है वो कहां से लिया है, अमेरिका से। अब हम बात करें अगला, ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है इसको देखते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है इसको हम देख लें। तो ब्रिटेन से हमने सबसे पहले लिया है एकल नागरिकता। ब्रिटेन से हमने सबसे पहले क्या लिया है, एकल नागरिकता। फिर हमने क्या लिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की क्या लिया है, प्रक्रिया लिया है। फिर हमने क्या लिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया के बाद फिर हमने लिया है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है, संसदीय प्रणाली। फिर हमने लिया है संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। फिर हमने लिया है कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम या कैबिनेट प्रणाली हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। फिर मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ये हमने कहां से लिया है, इसको भी हमने लिया है ब्रिटेन से। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व कहां से लिया है, ब्रिटेन से। फिर विधि का शासन, विधि का शासन ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, विधि का शासन। इसको भी आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया। संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, तो इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं विधायिका की प्रक्रिया। ठीक, विधायिका की प्रक्रिया। अब विधायिका दो भागों में बटी है, तो संसद और विधानमंडल ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, विधायिका की प्रक्रिया। विधि का शासन, विधायिका की प्रक्रिया, ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं, ब्रिटेन से। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, द्विसदनवाद। द्विसदनवाद इंग्लिश में वर्ड है इसके लिए, बाइकैमरलिज्म। ठीक है, अब समझिएगा कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था या आज मौजूदा टाइम पे हम भारतीय संविधान में अगर ये सारे प्रावधान देख रहे हैं तो ये कहां से लिए गए हैं, आपके ब्रिटेन से। अब एकल नागरिकता क्या है, क्योंकि यदि हम बात करें पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में एकल नागरिकता, पूरे विश्व में जो नागरिकता के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता और तहरी नागरिकता। तो एकल नागरिकता वाला देश हम भारत ले रहे हैं, दोहरी नागरिकता का एग्जाम्पल हमारे पास अमेरिका है, और तहरी नागरिकता एग्जाम्पल हमारे पास स्विट्जरलैंड है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में रहे उसको एक ही सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, भारतीय। ठीक, हम फॉर्म वगैरह भी भरते हैं, बैंक का फॉर्म भी भरते हैं,
तो उसमें राष्ट्रीयता या नेशनलिटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंडियन। ठीक, दोहरी नागरिकता का उदाहरण हमने अमेरिका बताया, मतलब अमेरिका 50 राज्यों का समूह है। यदि हम वहां रह रहे होते तो हमें एक नागरिकता लेनी पड़ती अमेरिका की और एक नागरिकता लेनी पड़ती उस राज्य की जिस राज्य में हम रह रहे हैं। ठीक है, फिर तहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड में है तो वहां एक नेशनल लेवल पे लेना पड़ेगा, एक स्टेट लेवल पे लेना पड़ेगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेना पड़ेगा। ये अपन समझने के लिए ये नाम दे रहे हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, फिर इसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया। भारत में आप जानते हैं कि विधि कौन बनाता है, विधायिका, जिसका प्रचलित नाम क्या है, संसद। ठीक है, अब उसकी जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। जैसे हम भारत में देखते हैं कि कोई भी विधि बनाना है या किसी भी विधि में या एक्ट में अमेंडमेंट करना है तो उसकी एक पूरी प्रोसीजर है। पहले विधेयक राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में आएगा, मतलब दोनों सदनों से विधेयक पास होगा, देन उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तब वो जाके क्या एक्ट बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस हमने कहाँ से इंस्पायर होकर ली है, ब्रिटेन से। फिर संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में हम क्या देखते हैं, ये संसद, ठीक है, और एक सदन इसका राज्यसभा और एक सदन इसका लोकसभा और एक अंग के रूप में राष्ट्रपति। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। फिर इसके बाद संसदीय विशेष अधिकार, तो एज अ संगठन पार्लियामेंट के पास भी कुछ विशेष अधिकार हैं और जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं सांसद, उनके पास भी कुछ विशेष अधिकार हैं जिसका जिक्र मैं आगे विस्तार से करूंगा। जैसे एक दो विशेष अधिकार की अगर हम बात करें तो किसी भी संसद सदस्य को या एमपीज को यदि सेशन चालू हो रहा है तो उसके 40 दिन पहले और सेशन बंद हो जाता है तो उसके 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी केस में संसद सदस्य को गवाही देने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। पहले हेड ऑफ द हाउस, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे सभापति हो, उससे परमिशन ली जाती है। संसद का भी ये विशेष अधिकार है कि उसके कैंपस से आप न केवल सदस्यों को बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो हमने ली हैं ये कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से। फिर कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम आप देखते हैं स्टेट में भी होता है और सेंट्रल में भी होता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी टीम में, अपने मंत्री परिषद में अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, तो ये हो गया कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, हालांकि ब्रिटेन में एक और कॉन्सेप्ट है शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल, लेकिन वो अपने यहाँ नहीं है। कैबिनेट शैडो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अपने यहाँ वो भूमिका विपक्ष निभाता है। जो ब्रिटेन में कैबिनेट शैडो होता है वो अपने यहाँ हम क्या तुलना कर सकते हैं, विपक्ष से। फिर मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व का सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसी भी क्रिकेट टीम को ग्राउंड में खेलते देखना। यदि वहां किसी एक प्लेयर की भी गलती होती है तो असर किस पे पड़ता है, पूरी की पूरी टीम पे। ठीक उसी तरीके से मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी है ये कोई मैटर नहीं करता। यदि मंत्री परिषद द्वारा कोई निर्णय लिया गया है और भले ही उस दिन बैठक में सारे मंत्री उपस्थित ना हो, ये समझा जाता है कि वो निर्णय सभी मंत्रियों के द्वारा लिया गया है और सभी मंत्रियों के द्वारा लिया गया है। और यदि वो निर्णय विपरीत हो गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, पास हो गया, तो उसमें कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि उस दिन की बैठक में हम नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि एक लॉर्ड मार्ले करके सज्जन थे, उन्होंने भारत के मंत्रिमंडल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, अब गलती चाहे किसी की हो। तो ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, फिर विधायिका की प्रक्रिया मीन्स संसद और विधानसभा विधान परिषद की प्रक्रिया। तो ये विधायिका की प्रक्रिया जैसे सत्र को बुलाना है, ठीक है, फिर उसके बाद प्रस्ताव को पास कराना है, कितना बहुमत चाहिए, सारी प्रोसीजर जो है वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। देन इसके बाद विधि का शासन, समझिएगा भारत जैसे देश में हमने अमेरिका से एक प्रावधान क्या लिया है, संविधान की सर्वोच्चता। इसका मतलब ये है कि भारत में सबसे टॉप पे संविधान है, वही चीज भारत में होगी जो संविधान में लिखी गई है। दूसरा चीज है विधि का शासन। ठीक है, भारत में विधि का शासन है, मतलब जो विधि है उसी के तहत रूल्स होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो विधि का शासन भी है। फिर द्विसदनवाद, हम देख रहे हैं द्विसदनवाद, राज्यसभा और लोकसभा, ये द्विसदनवाद। ठीक है, अब
द्विसदनवाद का इंग्लिश वर्ड क्या है? बायकैमरलिज्म। और यदि किसी एग्जाम में यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बायकैमरल स्टेट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बायकैमरल स्टेट नहीं है, तो मैं बता दूं आपको कि बायकैमरल स्टेट उन राज्यों को बोलते हैं जहां का विधानमंडल द्विसदनीय होता है। जैसे मध्य प्रदेश बायकैमरल स्टेट है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ के विधानमंडल में केवल विधानसभा है, विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। वहीं यदि हम बात करें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की, क्या वो बायकैमरल स्टेट हैं? तो हाँ, वो बायकैमरल स्टेट हैं क्योंकि वहां का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन इसके बाद अब हम अगली कंट्री पे आते हैं, आयरलैंड। अगली कंट्री में हम आते हैं आयरलैंड। ठीक है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आयरलैंड के निवासियों को क्या बोला जाता है। आयरलैंड के निवासियों को हम क्या बोलते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। आयरलैंड के निवासियों को हम क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब इसी क्रम में हमने अभी क्या देखा कि अमेरिका से क्या लिया है और क्या देखा कि ब्रिटेन से क्या लिया है। अब अगला जो हमारा क्रम है कंट्रीज का वो क्या है? आयरलैंड। ठीक है, अगला जो हमारा क्रम है वो है आयरलैंड। तो अगला हमारा क्रम हो गया कंट्री का आयरलैंड। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि आयरलैंड के निवासियों को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया है। फिर दूसरा क्या लिया है हमने? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरल ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंट। फिर हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। और लास्ट में हमने क्या लिया है? राज्यसभा सदस्यों, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ये चार प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं चार प्रावधान। ठीक है, अब DPSP या राज्य के नीति निदेशक तत्व जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, तो ये DPSP हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, तो अभी शॉर्ट में लिखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बस इतना याद रखना है, कौन वोट नहीं डालता उससे हमें मतलब नहीं है, कौन वोट डालता है इससे मतलब है, तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, जब टॉपिक हमारा राष्ट्रपति आएगा तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति में हमें 3 चीजें पढ़नी होगी। ठीक, एक अप्रत्यक्ष चुनाव, दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और तीसरा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देन इसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ठीक, तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और ये 12 सदस्य कौन कौन से होंगे? तो ये 12 सदस्य ऐसे क्षेत्र से, जो 4 क्षेत्र हैं उनमें एक साहित्य या लिटरेचर, कला या आर्ट, विज्ञान या साइंस और समाज सेवा। ठीक, या सोशल सर्विस। मतलब ये 12 लोग इन 4 फील्ड में विशेष उपलब्धि प्राप्त किए हों तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन कर देता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2012 में जब से सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य नॉमिनेट हुए हैं तो बच्चों में एक कंफ्यूजन आ गया है कि इन 4 के साथ साथ एक और फील्ड जुड़ गया है, खेल। तो ये बिल्कुल गलत है। सचिन तेंदुलकर को कला वाले फील्ड से मनोनयन किया गया था, मनोनीत किया गया था। अभी भी राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो 12 सदस्य अभी भी इन 4
फील्ड से ही होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें तो जर्मनी, इसके बाद यदि हम बात करें तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, ठीक है, तो जर्मनी से हमने लिया है, जर्मनी से हमने लिया है एक जर्मनी का वाइमर प्रांत है, ध्यान रखिएगा वाइमर प्रांत। तो जर्मनी के वाइमर प्रांत से हमने क्या लिया है, आपातकालीन शक्तियां। जर्मनी के वाइमर प्रांत से हमने क्या लिया है, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, चलिए इसके अलावा और कुछ देश रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, इसी का पार्ट 2 बहुत जल्दी, मतलब इसके तुरंत बाद ही पार्ट 2 अपलोड होगा। तो ये जो हमने अभी 4-5 कंट्रीज पढ़ी हैं और अगली 4-5 कंट्रीज को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब मैं राम गोस्वामी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।